हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए और रीट मेंस के स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी है, शॉर्ट नोट्स के रूप में है। तो देखते हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही उपयोगी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संविधान के 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। यानी कि शिक्षा का मौलिक अधिकार का दर्जा कब दिया गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। कब हुआ था ये? 2002 में 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। 1 दिसंबर 2002 को मूल अधिकार बनाने के लिए संविधान का 86वां संविधान संशोधन किया गया। इसी संशोधन के तहत अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य में नया उपबंध के जोड़ा गया। साहती राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बालकों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के निर्देश सम्मिलित किए गए। भारत में शिक्षा को बच्चों को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश है। तो भारत कौन सा देश है? 135वां देश है शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला। इसमें है ना मूल कर्तव्य तो है ना, एक मूल कर्तव्य 51A के अंतर्गत एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि सभी माता पिता या संरक्षक बच्चे या प्रतिपाल्य के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो मूल कर्तव्य के अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 51A के अंतर्गत। और नीति निर्देशक तत्वों में है नाम, नीति निर्देशक तत्वों में 45 में अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया था और उसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के निर्देश सम्मिलित किए गए थे। राज्य के सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख व शिक्षा ECCE हेतु उपबंध करने का प्रयास करेगा। और मूल अधिकार के अंतर्गत 21A के अंतर्गत मूल अधिकार यानी कि 21A के अंतर्गत भी शिक्षा को 21A जोड़ा गया था मूल अधिकार के अंतर्गत भी, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपबंध कराने का उपबंध करेगा। राज्य का ये उपबंध रीति से करेगा और विधि नियम द्वारा बनाई जाएगी। मतलब तो मौलिक अधिकार की बात करें तो 21A और नीति निर्देशक के तत्वों की बात करें तो 45 में 6 से 14 वर्ष और मूल कर्तव्य 51। तो इन सभी से 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के निर्देश सम्मिलित किए गए हैं। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RT के संदर्भ में महत्वपूर्ण तिथियां है, जैसे 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा से ये अधिनियम पारित हुआ था। तो 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ था और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से, अगर राज्यसभा से आ जाए तो 20 जुलाई 2009 और लोकसभा से आ जाए तो 4 अगस्त 2009 में पारित हुआ था। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था और 16 फरवरी 2010 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू किया गया था, यानी कि पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में भी लागू है। 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू किया गया। 29 मार्च 2011 को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। राजस्थान में 29 मार्च 2011 को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। RT अधिनियम में कुल 7 अध्याय, 38 धाराएं व 1 अनुसूची शामिल की गई है। तो कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है। मूल रूप से 38 धारा है, लेकिन 2012 में संशोधन करके एक नई धारा 38 के तहत ही जोड़ी गई थी। तो 39 धाराएं हो गई थी, लेकिन मूल रूप से धाराएं आए तो कितनी है? 38 है। तो 7 अध्याय, 38 धाराएं व 1 अनुसूची शामिल की गई है। आगे देखते हैं RT के अध्याय। तो मूल रूप से कितने अध्याय? RT के 7 अध्याय है। इसमें
सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना या प्रारंभिक, इसे प्रारंभिक भी कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रस्तावना के अंतर्गत धारा 1 व 2 आती हैं। आरटी के अध्याय 7 हैं। आरटी में कितने अध्याय है? तो आरटी में 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय में फर्स्ट अध्याय प्रस्तावना या प्रारंभिक है। इसके अंतर्गत धारा 1 व 2 आती है, धारा 1 व 2। दूसरा अध्याय है निशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, निशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, तो इसके अंतर्गत धारा 3 से 5 तक आती है। निशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम धारा 3 से 5 तक द्वितीय अध्याय में आती है। अध्याय 3 है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार व माता पिता के कर्तव्य, तो 6 से 11 इसमें धारा आती है, 6 से 11 तक। तो यह याद रखना है कि प्रस्तावना में 1 से 2 तक, निशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में धारा 3 से 5 तक, धारा 3 से 5 तक। समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार और माता पिता के कर्तव्य धारा 6 से 11, और विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व 12 से 28 तक, धारा 12 से 28 तक। ये आरटी अध्याय 4 सबसे बड़ा अध्याय है, तो इसमें 12 से 28 तक की धाराएं आती है। अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा व पाठ्यक्रम तैयार करना व उसे पूर्ण करना, धारा 29 व 30 के अंतर्गत, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करना, उसे पूर्ण करना, धारा 29 व 30। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 31 से 34 तक, और प्रकीर्ण के अंतर्गत 35 से 38 तक धाराएं आती है। यानी कि धारा अध्याय 4 आरटी का सबसे बड़ा अध्याय है। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, ये जैसे मुख्य प्रावधान की इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया है। इसी अधिनियम के तहत शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर बल दिया गया है, यानी कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर बल दिया गया है, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया है। निजी विद्यालय सहित सभी विद्यालयों में आर्थिक तौर पर कमजोर वंचित वर्ग के बच्चों हेतु 25% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की क्रियान्वयन में केंद्र व राज्य सरकार के खर्च का अनुपात 65:35, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 है। प्रत्येक बसावट के समीप नेबरहुड क्षेत्र में 3 वर्ष में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। कक्षा 1 से 5 तक का दायरा 1 किलोमीटर का तथा कक्षा 6 से 8 तक का 3 किलोमीटर का है। प्रत्येक विद्यालय में MCC, SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन होगा, जिसमें 3 या 4 यानी कि 75% सदस्य अभिभावक और 50% महिला सदस्य होगी। बच्चों को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित या दंडित करना प्रतिबंधित है। प्रारंभिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी बच्चों को रोका नहीं जाएगा और निकाला भी नहीं जाएगा। बोर्ड परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी। विद्यालय ढांचा जहां पर समस्यात्मक स्थिति में है 3 वर्षों के भीतर सुधारा जाए, अन्यथा उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। किसी भी बच्चे को सर्वप्रथम उसकी आयु के अनुसार यानी कि किसी कक्षा में प्रविष्ट कराया जाए और उसके पश्चात निश्चित समय में ऐसे बच्चों को उनकी बराबर की उम्र के छात्रों के स्तर के समकक्ष लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा तक लर्निंग रखना आवश्यक अनिवार्य है। मतलब जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बालक को प्रवेश से नहीं रोका जाएगा और प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी। शिक्षा पूर्ण रूप से बाल केंद्रित होगी। आगे देखते हैं आरटी की मुख्य धाराएं, जो धारा फर्स्ट में है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। धारा फर्स्ट के अंतर्गत है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 के अंतर्गत है परिभाषाएं। तो परिभाषाएं की कौन सी धारा के अंतर्गत है? धारा 2 के अंतर्गत। और अध्याय की बात करें तो फर्स्ट अध्याय है प्रारंभिक अध्याय, और धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं हैं। यानी कि प्रारंभिक अध्याय में धारा 1 व 2 दोनों किस में आती है? तो प्रारंभिक अध्याय के अंतर्गत आती है। धारा 3 यानी कि 3 से 5 तक धारा 2 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। धारा 2 के अंतर्गत अध्याय 2 के अंतर्गत 3 से 5 तक की धाराएं आती है। धारा 3 के अंतर्गत है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 8वीं तक का निःशुल्क शिक्षा देना, 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा देना। धारा 3 के अंतर्गत है। और धारा 4 के अंतर्गत है आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना, आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना। धारा 4 के अंतर्गत है। और धारा 5 के अंतर्गत है एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण को बालक को अधिकार है। धारा 6 के अंतर्गत है कक्षा
1 से 5वीं तक 1 किलोमीटर के दायरे में तथा कक्षा 6 से 8वीं तक 3 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय की व्यवस्था होगी। धारा 7 के अंतर्गत है वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्व में हिस्सा बांटना। तो धारा 7 में है वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्व में हिस्सा बांटना, धारा 7 के अंतर्गत है। और 6 से 11 तक की धाराएं तृतीय अध्याय में है, यानी कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकार एवं माता पिता के कर्तव्य नामक अध्याय में 6 से 11 तक की धाराएं। तो 7 नंबर की धारा में कि वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्व में हिस्सा बांटना। 8 नंबर धारा, जैसे 8वीं धारा है समुचित सरकार के कर्तव्य, यानी कि समुचित सरकार के क्या क्या कर्तव्य हैं वह धारा 8 में है, और स्थानीय प्राधिकार के क्या क्या कर्तव्य हैं तो वह धारा 9 में है, और माता पिता के दायित्व एवं कर्तव्य धारा 10 में है। यानी कि 8 में समुचित सरकार के, 9 में स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और 10 में माता पिता के कर्तव्य। समुचित सरकार के कर्तव्य धारा 8, स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य धारा 9 और धारा 10 में माता पिता के दायित्व और कर्तव्य धारा 10 में। धारा 11 की बात करें तो समुचित सरकार व विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करेगा, यानी कि समुचित सरकार विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करेगा, तो धारा 11 के अंतर्गत है। और धारा 12 में है, जो कि धारा 12 से 28 तक चौथे अध्याय के अंतर्गत है, जिसमें विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। किसके उत्तरदायित्व? विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व है, धारा 12 से 28 तक। यानी कि धारा 12 में है कि 25% सीटें गरीब, दुर्बल व वंचित वर्ग के बालकों के लिए बालकों के लिए हैं, यानी कि 25% सीटें गरीब, दुर्बल व वंचित वर्ग के बालकों के लिए हैं। धारा 13 के अंतर्गत है विद्यालय से किसी भी प्रकार का, यानी कि कोई फीस नहीं ली जाएगी, माता पिता का किसी भी प्रकार का साक्षात्कार नहीं होगा, किसी भी प्रकार की बालक से फीस नहीं ली जाएगी और किसी भी प्रकार का साक्षात्कार नहीं होगा। ये धारा 13 के अंतर्गत है। धारा 14 के अंतर्गत है आयु का सबूत नहीं होने के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आयु का सबूत नहीं होगा तो प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। धारा 15 में भी है कि प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। धारा 14 के अंतर्गत तो है आयु का सबूत नहीं मांगना, और धारा 15 के अंतर्गत है प्रवेश से इनकार नहीं करना। और धारा 16 के अंतर्गत है विद्यार्थी को विद्यालय से निष्कासित व रोका नहीं जाएगा जब तक कि प्राथमिक शिक्षा पूरी न कर ले, यानी कि विद्यार्थी को विद्यालय से निष्कासित व रोका नहीं जाएगा जब तक कि वह प्राथमिक शिक्षा पूरी न कर ले। तो ये धारा 16 के अंतर्गत है। धारा याद रखनी है, धाराओं में से क्वेश्चन आते हैं। धारा 17 में है विद्यार्थी को किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, यानी कि धारा 17 के अंतर्गत है कि विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाएगा। और धारा 18 में है विद्यालय की मान्यता प्राप्ति, धारा 17 में तो दंड नहीं दिया जाएगा, धारा 18 में विद्यालय की मान्यता प्राप्ति। और धारा 19 में विद्यालय के मानक निर्धारित किए जाते हैं, वो धारा 19 के अंतर्गत है विद्यालय के मान व मानक। और धारा 20 के अंतर्गत है अनुसूची में संशोधन की शक्ति, यानी कि अनुसूची में संशोधन कर सकते हैं, इसकी शक्ति धारा 20 के अंतर्गत है। धारा 20 के अंतर्गत है अनुसूची में संशोधन की शक्ति, यानी कि किसी भी प्रकार के मान व मानक को अनुसूची में जोड़ा जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है, तो इसके अनुसूची में संशोधन की शक्ति आएगी। तो धारा 20 के अंतर्गत। धारा 21 के अंतर्गत कि प्रत्येक विद्यालय में MM यानी कि स्कूल मैनेजमेंट प्रत्येक विद्यालय में MMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा, यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। धारा 21 के अंतर्गत है, तो धारा विद्यालय प्रबंधन समिति आएगी, तो धारा 21 विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो धारा 21। धारा 22 के अंतर्गत है विद्यालय विकास योजना, यानी कि विद्यालय के लिए विकास की योजनाएं बनाना, सरकार द्वारा की जाने वाली योजनाओं को अनुदान व वितरण का आधार बनाएगी ये धारा। धारा 22 के अंतर्गत विद्यालय के विकास से संबंधित योजनाएं बनाना, विद्यालय के विकास से संबंधित योजनाएं बनाना, तो धारा 22 के अंतर्गत। धारा 23 अध्यापक की योग्यता का वर्णन है कि अध्यापक की नियुक्ति संबंधी अर्हताएं व सेवा के निबंधन की शर्तें, यानी कि शिक्षकों में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो ये धारा 23 के अंतर्गत है। धारा 23 के अंतर्गत अध्यापकों की योग्यताएं से संबंधित वर्णन है। धारा 24 शिक्षकों के उत्तरदायित्व, यानी कि शिक्षकों के क्या क्या कर्तव्य हैं और
शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना, या इनकी शिक्षकों के उत्तरदायित्व धारा 24 के अंतर्गत है। तो शिक्षकों के उत्तरदायित्व या फिर शिकायतों को दूर करना कौन सी धारा के अंतर्गत है? तो धारा 24 के अंतर्गत है। याद रखना है आपको। अगर आप ट्रिक्स याद करते हो तो कहाँ तक ट्रिक्स याद करोगे, एक से अधिक बार पढ़ लेना है तो अपने आप चीज़ें याद हो जाती हैं। धारा 25 के अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात है। धारा 25 के अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात है। तो छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25 के अंतर्गत है। धारा 26 के अंतर्गत है कि शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना। धारा 26 के अंतर्गत है, मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। तो धारा 26 के अंतर्गत है शिक्षकों की रिक्ति पदों को भरा जाना, यानी कि सरकार द्वारा स्वीकृत पदों में से 10% से ज़्यादा पद रिक्त नहीं रखे जा सकते। तो शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना धारा 26 के अंतर्गत है। धारा 27 शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत व चुनाव कार्यों के अलावा किसी में भी नहीं लगाया जाएगा, यानी कि धारा 27 के अंतर्गत है कि शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत व चुनाव कार्यों के अलावा नहीं लगाया जाएगा। और धारा 28 के अंतर्गत है कि कोई भी अध्यापक निजी शिक्षण या निजी ट्यूशन नहीं करा सकता है। धारा प्राइवेट ट्यूशन में प्रतिषेध है इस पे, यानी कि कोई भी शिक्षक शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन व प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा। तो ये धारा 28 के अंतर्गत है। धारा 29 के अंतर्गत है कि पाठ्यक्रम सर्वांगीण विकास पर बल, मूल्य आधारित शिक्षा व मातृभाषा में गतिविधि पूर्ण शिक्षा पर बल दिया गया है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया धारा 29 के अंतर्गत है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया तो धारा 29 के अंतर्गत है। धारा 30 की बात करें तो 8वीं बोर्ड परीक्षा अनिवार्यता की समाप्ति की गई है कि 8वीं तक बच्चों को कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरा करने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसका प्रारूप सरकार द्वारा तय किया जाएगा। और कक्षा 8 पूरी करने तक किसी भी बालक को बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है। तो ये धारा 30 के अंतर्गत है कि 8वीं बोर्ड परीक्षा की अनिवार्यता की समाप्ति। और 31 बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना, इनकी बालक की शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना किसके अंतर्गत है? तो धारा 31 के अंतर्गत है। और धारा 32 के अंतर्गत है शिकायतों को दूर करना। धारा 32 के अंतर्गत है शिकायतों को दूर करना। धारा 33 के अंतर्गत है राष्ट्रीय सलाहकार और परिषद का गठन। धारा 34 के अंतर्गत है कि राज्य सलाहकार परिषद का गठन या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। धारा 33, धारा 34 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद आएगा तो धारा 34, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद आएगा तो धारा 33, और शिकायतों को दूर करना धारा 32, और बालक की शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना धारा 31 के अंतर्गत है। अगला है धारा 35 निर्देश जारी करने की शक्ति, यानी कि निर्देश जारी करने की शक्ति किसमें है? तो धारा 35 के अंतर्गत है। तो निर्देश जारी करने की शक्ति कौन सी धारा के अंतर्गत है? तो धारा 35 के अंतर्गत है। इसमें है ना, केंद्र सरकार समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकार को निर्देश दे सकती है, प्राधिकारी को। और जैसे समुचित सरकार की बात करें तो समुचित सरकार है ना, स्थानीय प्राधिकारी या विद्यालय प्रबंधन समिति को निर्देश दे सकते हैं और मार्गदर्शन कर सकते हैं। मतलब स्थानीय प्राधिकार विद्यालय प्रबंधन समिति को निर्देश दे सकते हैं, अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए, लागू करने के लिए मार्गदर्शक का काम कर सकते हैं। तो निर्देश जारी करने की शक्ति धारा 35 के अंतर्गत है। धारा 36 की बात करें तो अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी दी जा सकती है, यानी कि अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी दिया जाना किस में है? तो धारा 36 के अंतर्गत। और धारा 37 में है सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए, सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण करना, सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण करना धारा 37। धारा 38 में है कि राज्य सरकार के अधिनियम में अपनी व्यवस्था के अनुसार आवश्यक संशोधन कर सकती है, यानी कि राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार समुचित सरकार नियम बना सकती है किसी भी अधिनियम से संबंधित, यानी कि इस राज्य सरकार अधिनियम में अपनी व्यवस्था के अनुसार संशोधन कर सकती है। तो संशोधन करना धारा 38 के अंतर्गत है। अगला है जैसे आरटीई की अनुसूची में मान और मानक, ये धारा 19 से 25 तक दे रखे हैं इसमें। जैसे आरटीई की अनुसूची में मान और मानक, तो आरटीई अधिनियम में एक अनुसूची है जिसमें विद्यालय से संबंधित मानक बिंदु वर्णित है, अध्यापकों की जैसे संख्या,
जैसे कक्षा 1 से 5 तक है, 60 बच्चों पर 2 शिक्षक होंगे, और 21 से 90 बच्चों पर 3 शिक्षक होंगे, और 91 से 120 बच्चों पर 4 शिक्षक, और 121 से 150 बच्चों पर 5 शिक्षक होंगे, और 151 से 200 बच्चों पर 100 यानी कि 150 से अधिक बच्चों पर 5 शिक्षक, और वो प्रधानाध्यापक, एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होंगे। तो 150 से अधिक बच्चों पर यानी कि 150 यानी कि 51 से 200 बच्चों पर 5 शिक्षक वो प्रधानाध्यापक होंगे। 200 से अधिक बच्चों पर 40 और अनुपात 40:1 रहेगा, यानी कि छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होगा, प्रधानाध्यापक को छोड़कर ये 40:1 200 से अधिक बच्चों पर। कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 1 से 5 तक है ये 60 बच्चों पर 2 शिक्षक, 61 से 90 पर 3 शिक्षक, 91 से 120 पर 4, 121 से 150 5, और 150 से 200 के बदले 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक, और 200 से अधिक बच्चों पर 40:1। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए इस स्तर पर छात्र शिक्षण अनुपात 35:1 है, तो 35:1 है कक्षा 6 से 8वीं के लिए। जारी रखने की अनुशंसा की गई तथा 100 से अधिक छात्रों पर एक प्रधानाध्यापक का प्रावधान किया गया। 100 से अधिक छात्रों पर एक प्रधानाध्यापक का प्रावधान किया गया। जहाँ 100 से अधिक छात्र हो वहाँ एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होगा, और इनके लिए निम्नलिखित अंशकालिक शिक्षक होंगे, जैसे कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्यानुभव के लिए भी शिक्षक होंगे। अगला है जैसे न्यूनतम कार्य दिवस, तो कक्षा 1 से 5 तक न्यूनतम कार्य दिवस 200 होंगे, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 तक 220 कार्य दिवस यानी कि शैक्षणिक कार्य दिवस होंगे 220, और 1 से 5 तक 200, और 6 से 8 तक 220। घंटे की बात करें तो प्राथमिक स्तर तक 800 घंटे, प्राथमिक स्तर तक 800 घंटे, और उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 1 से 5 तक 800 घंटे, और 6 से 8 तक 1000 घंटे। शिक्षक के सप्ताह में न्यूनतम कार्य के घंटे की बात करें तो 45 है। न्यूनतम कार्य घंटे की बात करें तो कितने, 45 है। प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन शिक्षक का कार्य 4 घंटे व उच्च प्राथमिक स्तर पर 4.5 घंटे का है, यानी कि 4 घंटे और 30 मिनट का। प्राथमिक स्तर पर 4 घंटे और उच्च प्राथमिक स्तर पर 4 घंटे 30 मिनट का शिक्षण कार्य है प्रतिदिन। शिक्षकों की जैसे भूमिका और उत्तरदायित्व, शिक्षकों की भूमिका और उत्तरदायित्व, शिक्षकों के कुछ उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, यानी कि शिक्षकों के कुछ उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन न करने पर शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। विद्यालय में नियमित यानी कि विद्यालय को समय अनुसार उपस्थित अनिवार्य है, यानी कि सभी अध्यापक को समय के अनुसार उपस्थित होना विद्यालय में अनिवार्य है। समय सीमा के अनुसार पाठ्यक्रम व संचालन, और पाठ्यक्रम समय के अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम को पूरा कराना ये शिक्षक का दायित्व है। प्रत्येक छात्र के सर्वांगीण विकास हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान करना, प्रत्येक छात्र के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करना सर्वांगीण विकास के लिए, और विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था करना, यानी कि उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए अतिरिक्त समय देना, और अभिभावकों को नियमित बैठ के कर उपस्थिति में नियमितता व शिक्षण प्रगति की चर्चा करना। शिक्षक का बच्चों के आने के समय 1 घंटे पूर्व विद्यालय में आना तथा बच्चों के अवकाश के 1 घंटे बाद विद्यालय से जाना अपेक्षित है, यानी कि शिक्षक को 1 घंटे पूर्व आना, शिक्षकों के लिए 1 घंटे पूर्व आना इस विद्यालय में, और 1 घंटे पूर्व जाना, और व्यावसायिक निष्ठा का पालन करना। तो ये था आज का टॉपिक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये टॉपिक सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, फर्स्ट ग्रेड और रेट मेंस के लिए, और अदर एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। एंड थैंक यू।